हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो चारों बहनें स्कूल से आकर अभी लॉन में खेलने निकली थी। सनान भी उनके साथ आकर तभी मामा अपने साथ एक आंटी और तकरीबन उन्हीं की हम उम्र बच्ची को लिए हुए चली आए थे। मेहरोसा, सनम, आयशा, सफीन, सनान, इधर आओ बच्चों, इनसे मिलो। ये हैं तुम्हारे पापा के कज़न और तुम लोगों की आंटी हलीमा। पापा उन्हें सुबह ही मुल्तान से लेकर आए हैं और ये उनकी बेटी और आप लोगों की बहन आरफा है। अब से ये लोग हमारे साथ ही हमारे घर में रहेंगे। हला ने मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़ी हुई औरत और बच्चों का तारफ दिया था। वो मेहरबान चेहरे वाली औरत मेहरोसा को बिल्कुल अपनी ब्रिटिश कोलंबिया वाली ग्रैनी जैसी लगी थी, जिन्हें सालिया ने अपनी बीमारी के दिनों में कुछ वक्त के लिए रख लिया था और फिर कुछ वक्त बाद ही ग्रैनी का इंतकाल हो गया था। मेहरोसा उनके इंतकाल पर बहुत ही रोई थी, मगर फिर धीरे धीरे वो बहल गए थे। इसलिए आज इतने वक्त बाद ग्रैनी के जैसी एक और औरत को देखकर वो फौरन दौड़कर उनके गले लगे थे। वहां पर खड़े सब लोग ने हैरत से मेहरोसा को देखा था। आप बिल्कुल मेरी ग्रैनी जैसी हैं। क्या मैं आज से आपको ग्रैनी कह सकती हूँ? वो हमारे घर अल शफा में रहती थी, मगर फिर अल्लाह ने उन्हें पास बुला लिया। वो मुझे बहुत याद आती हैं। आप दिखने में बिल्कुल उनके जैसी हैं, इसलिए आज से मैं आपको ग्रैनी कहूंगी। आप मेरी ग्रैनी हैं। उसकी मासूम हवाएं सुनकर हनीमा बेगम ने जड़ से इस बात में गर्दन हिलाते हुए अपनी रजामंदी दे दी थी। छोटी सी मासूमा से मेहरोसा ने पल में ही हलीमा को एक नए रिश्ते में बांध दिया था। तभी मेहरोसा की देखा देखी आयशा, सनम, सफीन ने भी उनकी तलकीन करते हुए हलीमा बी को गले लगाया था। सना ने बस दूर से सलाम करने को तरजीह दी थी। उसकी स्टडी का वक्त हो रहा था, इसलिए वह सबसे मदद करता हुआ पढ़ने चला गया था। इन चारों बहनों ने आरफा के साथ मिनटों में दोस्ती लगाकर अपने साथ खेल में शामिल कर लिया था। ये हलीमा बी का इन चारों बहनों और हाला से पहला तारुफ था और पाकिस्तान आकर इन चारों बहनों की ये पहली दोस्ती थी, वो भी अपने से 2 साल बड़ी बच्ची के साथ। आज इन चारों की आंख बहुत ही देर से खुली थी। रात हुए हंगामे के बाद वो हाथ से लेर सोए थे, जबकि हालिब तो मुलाकात का शर्फ हासिल करके सुबह कोई 6 बजे आकर सोया था, मगर फिर भी वो रकीम और हादी से पहले बेदार हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह फहीम के पास पाकिस्तान से कॉल आई थी, जिसने हालिब की नींद में बुरी तरह से हलट डाला था। कॉल फूफा जान की थी और जिस पर वो नहायत ही जोरों शोर से बात कर रहा था। हालिब की नींद फहीम की आवाज से बार बार खराब हो गई थी, मगर मजबूरी ये थी कि उस डैशिंग कमीने से कुछ कह भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ फूफा जान बात कर रहे थे। अगर वो फहीम को इस वक्त जरा सा भी छेड़ देता तो यकीनन फहीम के साथ वो भी दर्द लिया जाता, इसलिए खामोश रहकर सोता बन जाने में आफियत थे। जबकि उसके मुकाबले फहीम काफी चहक रहा था। कल रात वो अकेला ही पूरे बेड पर सोया हुआ था। रकीम तो रात सजा के बाद सोफे पर फेंक दिया गया था, इसलिए रात से बेड पर फहीम की आजादारी थी। अभी वो पूरे बेड पर मजे से लोटियां मारता हुआ फोन पर बातें बना रहा था। हालिब ने मुंदी मुंदी आंखों से सत बद मजा होता हुआ इस डैशिंग कमीने को घूरा, जो कि अपना वॉल्यूम फर्दन फवर्दन सबसे बात करते बदतरीज बढ़ाता जा रहा था। उस पर मुंह पर तकिए रखते हुए अपने पर बाहें डालते आदि को पीछे धकेला था, जो नींद में हालिब को अपनी जल परी समझकर उससे चिपकते हुए उसका पारा बदतरीज बढ़ाया जा रहा था। इधर फहीम कमीना काल बंद करने को तैयार नहीं था और तभी हालिब का मूड साथ बड़ा हुआ था और फिर न जाने कितनी देर बात करने के बाद फहीम ने काल बंद की थी और उसके फोन रखते ही हालिब की हिम्मत जवाब गई थी। आदि, छोड़े, दफा हो। मैं मेरोसा नहीं हूँ जिसे तू इतनी देर से चिपके चला जा रहा है। कब से आदि की हरकतें बर्दाश्त करते हुए उसने गुस्से से खुद पर चढ़े हुए आ रहे आदि को लात मारकर पीछे धकेला था। नतीजतन वह दर्द की आवाज के साथ ही बेड से नीचे गिरा था और पल में उसकी सारी नींद बख्श से उड़ी थी। आ हाय, कितनी जोर से मारा है। किस गधे को ख्वाब में देखा था तूने जो दौलतियां चला रहा है? एक तो वैसे ही रात के जहम ताजा है, ऊपर से मजीद चोटें मारा है, बेदर्द इंसान। आदि ने अपना दायां शोल्डर दबाते हुए कहा था। तो क्यों नींद में बदहवास हो जाता है? कमीने, तूने ये हरकत दूसरी बार की है। अब तो तुझ पर भरोसा भी नहीं रहा मुझे। सुन लो तुम लोग भी, अगर ये अपनी इज्जत प्यारी है ना तो सब उसको अपने पास सुलाना बंद करो। ये नींद का बहाना करके ड्रग अटैक करने लगा है कमीना। हालिब ने दूसरे बेड पर दराज फहीम से कहते हुए दांत पीसकर आदि को घूरा, जो कि फटी फटी आंखों से उसको देख रहा था। थू, इतनी बेहुदा बात करते हुए तेरी जुबान ना कट गई? हालिब, खबरदार जो मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाए। मेरा टेस्ट इतना भी नहीं बिगड़ा जो मैं तुम जैसे मस्टंडों पर अटैक करूंगा। या मुझे तो सोच कर भी उल्टी आ रही है। तोबा, और नींद में अगर मेरी करवटों के बीच तुम घुस जाती हो तो मेरा क्या कसूर? तुम्हें चाहिए मुझसे दूर होकर सोया करो। आदि ने बड़ा मौका कहते हुए हालिब पर पास पड़ी स्लीपर फेंकी और उठकर एक जोरदार अंगड़ाई ली थी। जवाबन हालिब ने वही स्लीपर दोबारा आदि को खींच कर मारी थी, जो कि ठा करके आदि के सीने पर लगी थी। तभी उसने गुड़कर हालिब को देखा था। अभी मूड नहीं है मेरा लड़ने का, तुझे बाद में देखूंगा बेटा। आदि
हालिब को धमकाता हुआ फहीम के बेड पर लेट गया था। इस हैंडसम कमीने को भी उठाओ, अभी डैड का फोन आया था, वो तुम तीनों से बात करने का कह रहे थे। फहीम ने बिस्तर से छलांग लगाकर उतरते हुए कहा था और बेड पर पड़ा हुआ पिल्लू उठाकर रकीम पर फेंका था। इस दौरान हालिब दोबारा तकिया मुंह पर रख के सोने की तैयारी कर रहा था। क्यों, क्या बात करनी है फूफा जान को? फूफा जान को आदिल ने पास पड़ा हुआ पिल्लो उठाकर उसके सर के नीचे रखते हुए कहा था। वो हमारी फ्लाइट की टाइमिंग पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हमें खुद लेने आएंगे। वो साथ में तुम लोगों से बात करके तुम्हारे कारनामों की डिटेल भी गुलवाना चाहते थे, वो भी तुम्हारी ही जुबानी। फाहिम ने खिड़की के पर्दे खोलते हुए मुड़कर सोफे पर फैलकर लेटे हुए रकीम और बेड पर ब्लैंकेट के अंदर मुंह दिए लेटे हुए हालिब को देखा। ओ नो यार, ये तो अच्छा शुगर नहीं है। फूफा जान हमें खुद रिसीव करने आएंगे, इसका मतलब समझते हो ना? मुफ्त की बेइज्जती होगी, वो भी बिना किसी लिहाज के। आदि फिक्रमंदी से बोला। एग्जैक्टली इसलिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे डर का इरादा बदल जाए और हमें हलासी मिले। खैर कोई नहीं, सोचते हैं इस बारे में भी। फाहिम ने लापरवाही से कहा था। उठ जा अब तुम दोनों, वरना पानी फेंक दूंगा तुम दोनों पर। उठो और नाश्ता बनाओ, आज तुम्हारा टर्न है। कल मैंने और आदि ने बनाया था। फहीम और रकी पर से ब्लैंकेट खींचते हुए हालिब के ऊपर फेंक दिया था। रकी मुंह बनाकर उठता हुआ फहीम को घूरने लगा था। घूरो मत मुझे, जल्दी उठ। और आदि इस हालिब को भी उठा, दोबारा सोने की तैयारी कर रहा है। फहीम ने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा था और आदि ने जल्दी से आगे बढ़कर हालिब पर पड़े हुए दोनों ब्लैंकेट खींच कर उतारे और कबर्ड खोलकर उसके निचले खाने में से डाल दिए थे। हालिब ने घुड़कर शर्ट बैंड नजरों से आदि को देखा और वार्निंग देता हुआ बोला, जल्दी से मेरा ब्लैंकेट वापस कर मुझे, वरना सुबह सुबह मेरे हाथों शहीद हो जाएगा तो। और नाश्ता आज तू अरकी बना, मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मूड नहीं है। मैं अभी कुछ देर और सोऊंगा, इसलिए मुझे परेशान मत करना। उसने अपनी नींद से बोझल हुई आंखों को मलते हुए आदि को देखा। और तुझे लगता है कि हम तेरे ऑर्डर पर फौरी अमल करेंगे? नाश्ता भी बनाएगा और तुझे सुकून से सोने भी देंगे? क्यों, जितनी देर तू सोया है ना, इतनी देर हम लोग सोए हैं। हम लोग जाग रहे हैं, तो अब तेरा सोने का कोई भी चांस नहीं है। और ना ही मेरा इरादा किचन में खपने का है, इसलिए उठ चक्का के बहुत सो लिया, जाकर काम कर। आदि कबर का दूसरा पार्ट खोलकर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करता हुआ बोला था। हालिब ने कसमंदी से जमाई लेते हुए उसकी पूछ को देखा था। अब वो उन्हें क्या बताता कि वो रात उनके सोने के भी 2 घंटे बाद सोया था, और वो 2 घंटे वो कहाँ और किस जगह लगा कर आया था। यकीनन हकीकत सुनकर वो तीनों उससे ज्यादा खुश हो जाते। तुम दोनों उठे नहीं अब तक, जल्दी से जाग जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नाश्ता बनाओ जाकर और कुछ अच्छा बनाकर लाना, ओके? कुछ देर बाद बाथरूम से नहाकर निकलता रकीम फहीम और हालिब को देखता हुआ बोला था। हालिब ने बेजार सूरत बनाकर बेड करों से टेक लगाकर बैठ गया था, जबकि रकीम भी गर्दन सोफे की पुष्ट पर गिरावे आंखें बंद किए बैठा था। फहीम की आवाज पर रकीब ने चौंक कर आंखें खोली और तौलिए से बाहर रगड़ते हुए फहीम को घूर कर देखा। जहर खिला दूं थोड़ा सा, उसे अच्छा कुछ नहीं बांट सकता इस वक्त। रकीब घुरा कर फहीम से बोला था, बेटा कल तूने जहर ही खाया था मुझे, जहर ही खिलाया था मुझे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मम्मा जान की दवाएं मेरे साथ थी, जो मैं बच गया, वरना तूने तो मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अगर मुझे कुछ हो जाता ना, यकीन कर भूत बनकर मैं दिन रात तुझे इतनी चपेड़े मारता कि तेरे होश हवास गुम हो जाते। सब लोग तुझे मजनू हवास समझकर पागलखाने में छोड़ाते। और तो और तेरी वो जो म्यूट अरबी स्नो वाइट है ना, उसके साथ स्पून का एक पाल तुझे ना गुजारने देता। तो जब उसके पास जाता मैं उसके अंदर हलाल कर जाता। उसके बाद मैं तेरा जो हशर नशर होता ना भाई, तू सोच भी नहीं सकता। ऐसे ताक ताक कर और खतरनाक वार करता ना कि तू सोचता रह जाएगा तेरी म्यूट अरबी स्नो वाइट में अचानक ये जैकी चेन की कहाँ से जाग गया। फहीम की इतनी खतरनाक नजरकशी पर रकीम ने बेसाता हुए एक जुरजुरी सी ली थी, जबकि आदि और हालिब जोर जोर से हंसने लगे थे। दफा हो जा फहीम, खबरदार जब तूने मेरी सनम का नाम दोबारा बिगाड़ा, वरना मुंह तोड़ देना मैं तेरा, समझा? रहीम ने लाल कर इसी वक्त अपने पास आकर बैठे फहीम को पीछे दिखा दिया था। यार हालिब, आज तू और आदि नाश्ता बना लेना, मेरी हालत आज बहुत ही बिखरी हुई है। प्लीज, मेरा भाई नहीं है तू, प्लीज बस आज के लिए एडजस्ट कर ले। कल मैं खुद तुम दोनों को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाऊंगा। रकीब ने हालिब और आदि से मिन्नत करते हुए कहा था। वो दोनों भी शायद अच्छे मूड में थे, तभी एक नजर उसकी बिखरी हालत पर डालते हुए दोनों राजी हो गए थे। अब फहीम ने भी कोई एतराज नहीं किया था। वो मजे से कबर्ड से अपने कपड़े निकालता हुआ खुद पर लगाकर चेक करने लगा था, जबकि रकीब ने बला टाल जाने पर एक सुकून भरी सांस ली और दोबारा आंखें मूंद कर सोफे पर दराज हो गया था और आंखें बंद करते छम से पलकों से पीछे सनम का दिलकश चेहरा ले रहा था। अलग अलग मौकों पर उसके अलग अलग अंदाज। पहली मुलाकात का उसका घबराया हुआ बुखलाया हुआ चेहरा, दूसरी मुलाकात में हैरान नजर से उसको देखती हुई वो पड़ी पैकर, और उसके बाद रेल ट्रेड गार्डन में खामोशी से आंसू बहाती वो छुई मुई लड़की। उसके आंसू से तर चेहरे का तस्वर करते रकीम बेचैन हो उठा था। साथ ही उसे अपने इन आंसू की वजह भी याद आई थी और अपना यहाँ पर मुख्तसर कयाम भी याद आ गया था। तभी झटके से आंखें खोलते हुए जल्दी से उठ बैठा था।
ان کے پاکستان واپسی میں ابھی 2 دن تھے. آج کا دن اگر نکال دیا جاتا تو بس ایک دن بچتا. اسے جو کرنا تھا آج کرنا تھا. اسے آج اس فلورسٹ کا اچھی طرح علاج کرنا تھا جس نے اس کے صنم کو رلایا تھا. اسے اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی تھی. اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ تیز سے اٹھ کر قبر کی طرف گیا تھا اور اسپیڈ سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بھاگتے ہوئے وہ کہیں سے بھی بقول ان کے بکھرا ہوا نہیں لگ رہا تھا. تبھی ان تینوں نے حیرت سے منہ کھولے ہوئے رقیم کی پھرتیاں دیکھے تھے. حالا حالا کہاں ہیں آپ؟ حالا لاؤنج میں دال ہوتے انہوں نے تیز آواز میں حالا کو پکارا تھا. اوف زہیب کیا ہو گیا ہے؟ آ رہی ہوں نا. کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ اور آج آپ لنچ ٹائم میں کیسے آگے؟ حالا گھبرائی ہوئی کچن سے آئی تھی. ہاتھ کسی سفید سی چیز سے لت پت ہو رہے تھے. کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ انہوں نے حالا کے ہاتھوں پر لگے ہوئے سفید مادے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. آپ کی چہیتی نہریلی بیٹی کا دل چاہ رہا تھا کیک کھانے کا اس لیے کیک بنا رہی ہوں. روحا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے انہیں میڈیسن دے کر سونے بھیج دیا. آپ بتائیں کیوں چیخ رہی ہیں؟ حالا نے شروع کو تفصیل سے بتایا. جلدی سے جا کے منہ ہاتھ دھو کر آئیں. کچھ بتانا ہے آپ کو. سہیل صاحب نے انہیں واپس کچن میں بھیجا. کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ دھو کر باہر آئے تھے. تب تک سہیل صاحب بھی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے تھے. آپ بتائیں کیا بات ہے؟ حالا نے ان کے سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے کہا تھا. بھائی جان آ رہی ہیں رات کو. آپ کھانے میں ذرا اہتمام کر لیجیے گا. وہ اتنے مہینوں بعد ہیلمٹ آ رہی ہیں. ان کی وجہ سے میں آج جلدی آ گیا تھا. عائشہ کہاں ہے؟ سہیل صاحب نے دھیمی آواز میں پوچھا. وہ کچھ دیر پہلے ہی اینڈریو کے یہاں گئی ہے. حالا نے جواب دیا تھا. اچھا تو ایسا کریں کہ 3 دن کے لیے آپ عائشہ کو اپنی آنٹی کی طرف بھیج دیں. بھائی صاحب نے فون کر کے مجھے کہا ہے کہ اب آپ عائشہ کو کال کر کے بلائیں. کوئی بہانہ کر دیجیے گا اوکے؟ زہیر صاحب نے ہونس ہلکی آواز میں بیوی سے کہا. جانتی ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سی پہلی دفعہ ہے؟ ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے. مگر میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں صہیب. آخر کب تک یہ سب کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ آج 9 سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب کو. اب تو عائشہ کو قبول کر لینا چاہیے. کب تک وہ میری بچی کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دیتے رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ہر بار میں کتنی کرب سے گزرتی ہوں اسے جھوٹ بولتے ہوئے, اسے بہانوں سے آنٹی کے یہاں بیچتے ہوئے. ہر بار میرا دل کڑلاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ سب جانتی ہے. پھر بھی وہ میرا برہم رکھنے کے لیے وہ ایک بار بھی مجھے ٹوک کر یہ نہیں کہتی کہ میں اس کو جھوٹ بول کر آنٹی کے یہاں پر کیوں بیچتی ہوں. خاموشی سے اپنا بیگ لے کر چلی جاتی ہے. آخر کب تک اسے اس طرح گر بدر ہونا پڑے گا؟ جتنا حق بھائی جان کا میروسا پڑ ہے نا اتنا ہی اس کا بھی ہے. پھر کیوں بھائی جان کا سارا پیار میروسا کو ملتا ہے عائشہ کو نہیں؟ حالا نے دکھ سے کہتے ہوئے تیزی سے اپنی نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو پہنچا. آپ کو پتہ ہے حالا کہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں. 9 سال سے یہی سب میں بھائی جان کو سمجھاتا آ رہا ہوں مگر سب بے سود. وہ اب تک ابھی ان کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نظر لانچ کے پردے کے پیچھے ساکت کھڑی ہوئی عائشہ پر پڑی. وہ نہ جانے کب وہاں پر آ کر کھڑی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ زہیر صاحب اور حالا کی پوری بات سن چکے تھے. تبھی زہیر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عائشہ کے پاس پہنچے. پھر بنا کچھ کہے ہوئے اس اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بھی وہ اس کے بے آواز بہتے ہوئے آنسو کو محسوس کر سکتے تھے جس سے اس کی شرٹ تیزی سے گیلی ہو رہے تھے. میرا بچہ تو بہت ہی اسٹرانگ ہے نا, پھر یہ آنسو کیسے؟ ہاں اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کا خود پر ٹرسٹ نہیں ہے. یاد رکھ لو جو اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر لیتے ہیں نا وہ ہار جیت کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ہار تسلیم کر لیتے ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے میری عائشہ کمزور تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اس کا آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے تصدیق چاہی. عائشہ نے دھیرے سے صبح میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے. کتنے دن کا سٹے ہے ڈیڈ کا؟ عائشہ نے زہیر مراد سے پوچھا. 3 دن انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے میں پیکنگ کر لیتی ہوں. دھیرے سے کہتی ہوئی وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی اور زہیر صاحب نے مڑ کر حالا کو اور حالا نے دکھ بڑی ہوئی نظر سے عائشہ کی پشت کو دیکھا تھا. میرے حالی پلیز مجھ سے ناراض مت ہو. میں آپ کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو دیکھ کر میرا خود پر اختیار نہیں رہتا. میں خود کو بھی بھول جاتی ہوں تو دنیا کیا چیز ہے. آج آپ میرے گھر میں موجود ہے میرے مما پاپا کے سامنے اور ان سب کے سامنے میں آپ کو دیکھ کر بے اختیار ہونے سے ڈرتی ہوں. سنم نے دھمکی دی ہے کہ آج میں نے مما پاپا کے سامنے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو وہ مما کو سچ بتا دے گی. میں نہیں چاہتی کہ مما پاپا آپ کو یا پھر ہمارے رشتے کو غلط سمجھے, اس لیے آپ کو دیکھ کر اندیکھا کرنے پر مجبور ہوں. اور یہ میں ہی جانتی ہوں کہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو اگنور کرنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. پلیز مجھے اتنی ناراض نظروں سے نگاہوں سے مت دیکھیں, مجھ سے خفا مت ہو اور نہ ہی غصہ ہو. پلیز
میں جان بوجھ کر آپ کو نظر انداز نہیں کر رہی۔ حالب کے ہاتھوں میں سفین کا لکھا ہوا وہ لیٹر تھا۔ لیٹر میں لکھی ہوئی سفین کی انگلش ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی یہ موتیوں جیسی تحریر اسے یہ بتانے کو کافی تھی کہ سفین کی زندگی میں اس کا کیا مقام تھا۔ وہ بھی شاپنگ پر جانے کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر اپنی کل والے جیکٹ پر پڑی، اور جیکٹ دیکھتے ہی سفین کا وہ لیٹر بھی یاد آیا تھا۔ اس نے جیکٹ کی اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر لیٹر نکالا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ ہر لفظ میں اس کی پاگل سے سفین کی طرف جھلک رہی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کوئی سہارا، یا پھر کسی ہوا نگر سے بٹک کر اس کی زندگی میں دال ہونے والی پڑی جو اسے اپنی محبتوں کی بارش میں شربور کرنے آئی تھی۔ آئی لو یو میری جان، زیر لب کہتے ہوئے حالب نے مسکرا کر لیٹر اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، تبھی اچانک کسی نے وہ لیٹر اس کے ہاتھ سے چپٹ لیا تھا۔ حالب نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، رقیم وہ لیٹر ہاتھ میں لیے ہوئے تیز آواز میں پڑھ رہا تھا۔ حالب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لیٹر چھیننا چاہا، مگر رقیم نے ہاتھ پیچھے کر کے چھپا لیا تھا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی مس اسٹیچو کی بے روحی کی؟ رقیم شرارت سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، یہی وجہ تھی۔ تیری اس میوٹ عربی سنو وائٹ نے اسے دھمکی دی تھی۔ اب بس واپس کر دے لیٹر جلدی سے۔ حالب نے رقیم کے ہاتھ میں موجود لیٹر پھر سے چھیننا چاہا تھا، تبھی ہادی اور فہیم اندر آئے تھے۔ وہ تینوں تیاروں کا باہر ٹی وی دیکھتے ہوئے حالب کا انتظار کرتے۔ آج ان تینوں کو شاپنگ کرنے جانا تھا، پھر شاپنگ کے بعد ڈنر بھی باہر کرنے کا ارادہ تھا، مگر حالب اتنی دیر سے نہ جانے اندر کیا کرا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے رقیم کو بھی بلانے اندر بھیجا تھا، مگر وہ بھی اندر جا کر دوبارہ واپس نہیں آیا تھا، تبھی وہ دونوں حالب اور رقیم کو خود بلانے اندر روم میں چلے آئے تھے۔ لیکن اندر حالب اور رقیم دونوں ٹام اینڈ جیری کی طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رقیم ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے حالب کو ایک چھوٹا سا پیپر دکھاتے ہوئے چلا رہا تھا، اور حالب غصے میں رقیم پر بابا چپڑ کر وہ پیپر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رقیم اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے بچ نکلتا۔ اب بھی رقیم فہیم اور عادی کے آگے سے نکل رہا تھا کہ فہیم نے اسے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ تجھے میں نے حالب کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، یہاں پر باغ کرنے کے لیے؟ فہیم نے رقیم کے ہاتھوں سے لیٹر چھین لیا تھا۔ پڑھ، تم بھی پڑھ، اسٹیچو نے کیا لکھا ہے؟ میرے حالب، یعنی کانفیڈنس چیک کر لڑکی کا۔ رقیم نے ہنستے ہوئے حالب کا غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ حالب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے اسے قہر بھری ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا، جبکہ فہیم اور عادی لیٹر پر جھکے ہوئے پوری آنکھیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے۔ واو، مس اسٹیچو تو بڑی فاسٹ نکلی۔ ویسے رقیم تو اپنی ہیر منا یار، تیری میوٹ سنو عربی سنو وائٹ ہاتھ سے بلیک ملر لگتی ہے۔ دیکھنا بیچاری اسٹیچو کو اچھا سا ڈرا کر رکھ دیا تھا کل۔ تبھی تو وہ حالب کو دیکھ کر فریز ہونے کی بجائے غریب گائے کی طرح گردن جھکاوے گھوم رہی تھی۔ عادی نے لیٹر خود کو گھورتے ہوئے حالب کو واپس تھما دیا تھا۔ بکواس بند کرو تینوں، ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اب اگر ہو گیا نا تم لوگوں کا تو باہر نکلو، دفعہ ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ میں 10 منٹ میں باہر آ رہا ہوں، اور تو کمینے، تجھے تو بیٹا میں پاکستان چل کر نپٹوں کا اچھی طرح۔ بجواتا ہوں تیرا بینڈ اس میوٹ عربی سنو وائٹ کے ساتھ۔ حالب رقیم کو دھمکاتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف باہر گیا تھا، جبکہ رقیم نے لاپرواہی سے کاندھے اچکاتے ہوئے حالب کی دھمکی کو چٹکیوں میں اڑایا تھا، اور سٹی پر شور سی دھن بجاتا ہوا عادی فہیم کے ساتھ ہی روم سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں سفین آپ؟ اپنا فیورٹ کلر بتائیں جلدی سے۔ اپنے مشترکہ کار میں بیٹھے وہ چاروں مراد سسٹرز کے لیے شاپنگ کرنے مال جا رہے تھے، جب راستے میں حالب نے سفین کو واٹس ایپ کیا تھا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اور میرا فیورٹ کلر از ڈیپ ریڈ۔ سفین کا رپلائی فوراً آیا تھا۔ اس جواب کو پڑھ حالب کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے چشمے تصور میں سفین کو اس ڈیپ ریڈ کلر کے میں امیجن کرتے ہوئے فون لاک کر کے پاکٹ میں رکھا، اور ڈرائیو کرتے فہیم کو دیکھ کر ایک نظر گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے رقیم اور عادی پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، تو پھر تم لوگوں نے کیا سوچا ہے آگے کے بارے میں، کہ اب کیا کرنا ہے؟ پرسوں ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کب واپس آئیں گے یہ نہیں پتا۔ یہاں سے جا کر تم گدے اس رشتے کو آگے بڑھاؤ گے، یا میں سمجھوں کہ یہ سب محض دل لگی تھی؟ یہاں سے جا کر تم لوگ بول جاؤ گے تم لوگ سنم، میروسا یا عائشہ نام کی لڑکیوں کو کبھی جانتے بھی تھے؟ حالب نے پرسکون لہجے میں گہرا وارڈ کیا تھا۔ لفظوں کا ہنجر سنسناتا ہوا ٹھک سے ان تینوں کے دلوں میں پیوست ہوا تھا۔ واٹ؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کہتے ہوئے تجھے ذرا حیا نہیں آئے؟ سب جان کا بھی انجان بن رہا ہے کیا؟ ہم تجھے ایسے فلرٹی ٹائپ کے لگتے ہیں؟ پاکستان میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا نا دل بہلانے کے لیے، وہاں بہت ساری رنگین تتلیاں میرے ارد گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ مجھے فلرٹ کرنے کی بیماری ہوتی تو میں اب تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کو محبت کا جیسا دے کر ان کے ساتھ دل لگی کر کے بے وفائی میں ہیٹرک کر چکا تھا۔ مجھے مہروسا سے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے، اور اسی محبت کی کشش مجھے اتنی دور سے یہاں پر کھینچ کر لے کر آئی ہے، اور تم کہہ رہا ہے کہ میں نے دل لگی کی ہے؟ واہ حالب شاہ واہ، اپنی محبت ہے اور دوسری کی محبت دل لگی؟
मुझे मेहरोजा से शदीद तरीन मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए गलती से भी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना और ना ही ये सोचना कि मैं मेहरोजा को भूल जाऊंगा। हालिब के लफ्जों से घायल हुआ आदि इतना जज्बाती हुआ था कि एक की सांस में बिना रुके बोलता चला गया था, जबकि हालिब सिर की बैग से साइड लगाए सिरेला मुस्कुराते हुए आदि का लेक्चर सुन रहा था। अभी बाकी 2 आशिकों का लेक्चर मजीद बाकी था। अफसोस हुआ हालिब, बहुत अफसोस। तू बचपन से हमारे साथ है, क्या तूने कभी हमें ऐसे किसी के लिए क्रेजी देखा है? चल फहीम, एक्सप्लेनेशन केस। इसकी आदत है हर जगह पर ट्राई मारने की। फहीम ने बैक व्यू मिरर से गुस्से से देखा था, मगर मुकाबले हासा सीरियस होकर बोल रहा था, तभी उसने फहीम पर ध्यान नहीं दिया था। मगर मैं और आदि ने गलती से भी किसी माच में की सिमत नजर उठाकर नहीं देखा था, जबकि आदि को तो फ्री में एक मेकअप की दुकान भी अवेलेबल है। मगर मजाल है उसने कभी उसकी हौसला अफजाई की हो। इसी तरह मैंने भी कभी भी किसी को भी इस नजर से नहीं देखा जैसे सनम को देखा है। उस दिन माल में मैंने जब पहली बार उसको देखा था ना, उस दिन से मेरा दिलो दिमाग ने उसके सिवा कुछ और नहीं सोचा। तुम कह रहा है कि मैंने दिल लगी की है, मैं उसको भूल जाऊंगा? रकीम भी रूहान से लहजे में बोला था और हालिब ने इस बार बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की थी, मगर उसके चेहरे पर एक महसूस कुन तासर फैला हुआ था। और सुन बे, भले ही मैंने 10 जगह पर ट्राई भी मारी हो, मगर मैं कभी किसी हसीना से डायरेक्ट आंख तक नहीं मिलाई। दिल मिलाना तो बहुत दूर की बात है। आशा पहली और आखिरी लड़की है जिसके लिए इस दिल के दरवाजे खुले हैं, और वो ही हमेशा मेरे दिल पर काबज भी रहेगी, समझा? फहीम भी अपने पास बैठे हुए हालिब को घूर कर बोला था। गुड गुड गुड, वेरी गुड। स्पीच तो अच्छी है तीनों ने, स्पीच तो अच्छी दी है तीनों ने, मगर ये भी सोचा कि परसों यहाँ से पाकिस्तान वापसी के बाद क्या करोगे? दोबारा इतनी जल्दी कनाडा आना तो होगा नहीं, तो अपनी मोहब्बतों से रब्ता करने का कोई जरिया है? और चलो किसी तरह से रब्ता हो भी गया तो कहोगे क्या उनसे? अब भी मोहब्बत तुम करते हो ना, ताल्लुक तो तुम बढ़ाना चाहते हो ना, वो लोग नहीं, तो क्या क्या कर बात करोगे? कब तक यूं ही हवा में तीर चलाते रहोगे? क्या हमेशा खुद को उनका शनासाई बना के रखोगे? परसों हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग जाने से पहले अच्छे बच्चों की तरह उन्हें गिफ्ट देकर अलेक्स लैक करके पाकिस्तान चले जाओगे। चलो जी, हैप्पी एंडिंग। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब जान पहचान वालों के साथ यही तो कहा जाता है ना। हालिब फहीम समेत बाकी दोनों को घूरता हुआ बोला था, जिसके चेहरे पर परेशानी फैल चुकी थी। फिर क्या करें हालिब, क्या उनसे जाकर कह दें कि हम उन्हें चाहते हैं? हादिर ने अपने हाथों को अपनी बेचैनी से मसलते हुए कहा था। बिल्कुल कहो, इतने जज्बाती हो गए मुझे अपने दिल की हकायतें सुनाने की बजाय बेहतर होगा कि ये सब जाकर तुम इन तीनों से कहो। अगर अब अपने दिल की बात नहीं बोलोगे तो कब कहोगे, बताओ मुझे। हालिब की बातें में वजन था, वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तू ठीक कह रहा है हालिब, जाने से पहले कम से कम हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम उनके लिए किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। अपने दिल की बात कहने का यही सही मौका है। अब वो कबूल करें या ना करें ये तभी देखा जाएगा। फहीम ने हालिब से मुतफिक होते हुए कहा था। हाँ हालिब, तू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें बता देना चाहिए। रकीब ने भी हालिब की बात से इत्तेफाक किया था। तो फिर ठीक है, कल उनको किसी तरह से बाहर बुलाते हैं और तुम लोग अपने अपने दिल की बात उनसे कह देना, आगे अल्लाह की मर्जी। चलो माल भी आ गया है। हालिब क्या था, जल्दी से सीट बेल्ट खोलने लगा था क्योंकि फहीम पार्किंग में कार ला चुका था। 5 बज रहे हैं, नाश्ता भी तुम लोगों ने इतना बकवास बनाया था। चलो चलकर पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाद में शॉपिंग कंटिन्यूस करेंगे। फहीम कार ला करके बात की तीनों के साथ आकर बोला था। आज सर्दी भी गजब की पार थी। अगर कनाडा को दुनिया का ठंडा तरीन मुल्क कहा जाता है तो ये गलत नहीं था। कार में लगे हीटर की वजह से वो अब तक बहुत ही रिलैक्स बैठे थे, मगर बाहर आते चारों के चेहरे से सर्दी की शिद्दत से शुरू हो गए थे। वो तेजी से शॉपिंग मॉल के गेट तक पहुंचकर अंदर एंटर हुए ही थे कि हालिब की नजर ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए लेडीज गारमेंट शोरूम के बाहर पर खड़ी हुई सफीन पर पड़ी। वो जिस रूह से खड़ी थी उसकी एक साइड भी हालिब को नजर आ रही थी। हालिब तो अच्छी तरह से उसे देख सकता था, मगर वो हालिब को नहीं देख सकती थी क्योंकि हालिब उसके तिरछे रूह पर खड़ा था। और सफीन को अपने सामने देखकर हालिब का दिल बिल्लियों उछलने लगा था। वो मुस्कुराता हुआ अभी सफीन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी सफीन के पास एक बेहद हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हुआ। उसको देखते ही देखते सफीन कुछ कहते हुए अपने गले लगा लिया था, और हालिब के सिवा पीछे खड़े इन तीनों के मुंह भी हैरत से खुल गए थे। वो चारों शशतर से खड़े सफीन उस लड़के को एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी से नजारे देख रहे थे। इस लड़के ने एक साइड से सफीन को अपने गले लगा रखा था। वो बार बार झुककर उसके कान में कुछ कहता, जिस पर सफीन उसे गुस्से से गुड़कर मारते हुए खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। सफीन को एक गैर मर्द के साथ इस वक्त क्लोज देखकर हालिब जैसे अंगारों पर लौट रहा था। उसके अंदर इस वक्त गुस्से और जलन का तूफान सा उठा था। वो बुत बना गुस्से से सुर पड़ते हुए चेहरे के साथ ही सामने खड़ी लड़की की बेबाकियां मुलाजा कर रहा था। जब इस लड़के के दोनों गाल खींचते हुए नफी में साइज ला रहे थे, फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से आगे बढ़कर एक डायमंड ज्वेलरी की शोरूम में घुस गए थे। हालिब फ्रांस की कैफियत में चलता हुआ इन दोनों के पीछे गया था। इन तीनों ने भी उसकी तलकीन की थी और फिर स्टोर के बाहर पर खड़े होकर वो अंदर का मंजर देखने लगे थे।
अंदर वो दोनों शोकेस के आगे लगे हुए स्टूल्स पर बैठ गए थे और वो लड़का शोकेस के ऊपर रखे हुए मुख्तलिफ डायमंड्स के नेकलेस में से एक एक उठाकर सफीन की खूबसूरत गर्दन पर पहनाकर चेक कर रहा था, जबकि सफीन मुंह बनाते हुए इस लड़के के पहनावे हर नेकलेस को एक के बाद एक रिजेक्ट करते जा रहे थे। हालिब जब से मुठियां बीचता हुआ बामुश्किल होद का कंट्रोल कर रहा था और फिर बहुत देर बाद वो एक नेकलेस पाकर रुकी थी, वो भी तब जब वो लड़का हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हुआ था। लड़के को आजिज आता हुआ देखकर सफीन खिलखिलाकर हंसती हुई उसके दोनों हाथ खोलने लगे थे। नेकलेस के बाद उन्होंने इसी शोरूम से मजीद कुछ ज्वेलरी खरीदी और शोरूम के दूसरे गेट से बाहर निकल गया। हालिब तेज तेज कदमों से इन दोनों के पीछे भागा था। शोरूम के बैक साइड पर वो दोनों लेडीज वॉचेस की शॉप की तरफ चले गए थे, मगर तभी चलते चलते अचानक सफीन अपनी जगह पर रुकी थी और उससे पहले कि वो पीछे मुड़कर इन तीनों को देख लेती, हालिब के साथ वो तीनों भी तेजी से पलटकर अपने दाएं तरफ मौजूद काफी शॉप में घुस गए थे। सफीन ने पीछे देखा था, मगर वहां उसे कोई भी नजर नहीं आया था। वो इन तीनों को देख नहीं पाई थी। हालिब जो काफी शॉप के दरवाजे की ओर से झांक कर उसे देख रहा था, सफीन के आगे बढ़ते ही बाहर निकला था, क्योंकि सामने ही वो लड़का सफीन का हाथ थामे सामने एक्सीलेटर के जरिए ऊपरी मंजिल पर जा रहा था। क्या कर रहा है हालिब? कब तक पीछा करेगा? वो सफीन ही है, वो भी किसी लड़के के साथ। क्या तुझे अब तक यकीन नहीं आया? क्यों बार बार उसके पीछे जा रहा है? फहीम उसे हाइड एंड सीक गेम से थक गया था, तभी झंझलाते हुए बोला, तुम तीनों एक काम करो, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है दूसरे मॉल में जाओ, यहाँ 1 मिनट मत रुकना, मैं तुम लोगों को कुछ देर बाद घर पर मिलता हूँ। ओके जाओ, शाबाश, जल्दी जाओ। हालिब ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला। मगर हालिब, आदि के बोलते ही हालिब ने तेज नजर से उसे घूरा था। वो एकदम चुप हो गया था। फिर फाहिम, रकीम और आदि तेज से गेट की तरफ बढ़ गए थे। उनके जाते ही हालिब दोबारा सफीन के पीछे ऊपरी फ्लोर पर गया था। फर्स्ट फ्लोर पर काफी सारी शॉप्स ढूंढने के बाद वो इसे एक जेंट्स क्लॉथ शॉप के अंदर मिली थी। अंदर शॉप में वो हैंग हुए कपड़ों के पास खड़ी इस लड़के पर एक के बाद एक शर्ट लगाकर ट्राई कर दी और फिर पूरे 1 घंटे तक हालिब ने मुख्तलिफ स्टोर्स और शॉप्स तक जाते हुए इस लड़के और सफीन का पीछा किया था। अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके वो लोग अभी वापसी के लिए माल के बाहर दरवाजे की तरफ बढ़े थे। इस पूरे घंटे हालिब साई की तरह छुपकर इन दोनों का पीछा करता रहा था। माल के गेट के बाहर पहुंचते हालिब का दिल सफीन से बेहद बुरी तरह से बदजन हो गया था और आखिरी सितम तो तब हुआ जब पार्किंग में मौजूद अपनी कार के बाहर खड़े होकर उस लड़के ने बड़ी मोहब्बत से सफीन की पेशानी बिल्कुल हालिब की स्टाइल में चूम कर अपने बालों को हाथ मारकर बिखेर दिया था। उसके बालों को हाथ मारकर बिखेर दिया था। इस मंजर ने हालिब को जैसे गुस्से से पागल कर दिया था। उसके सामने ही वो दोनों कार में बैठे और वहां से चले गए थे। हालिब अपने खोलते हुए दिमाग को रिलैक्स करता वापस शॉपिंग मॉल में चला गया था, जहां पर एदिदा से डीप रेड कलर का इंडियन शलवार कमीज का ड्रेस खरीदते हुए वो दिल ही दिल में एक फैसला करके अपार्टमेंट की तरफ चल गया था। आगे का लाइले अमर तय करने के लिए उसका खुद को रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी था।